हेलो एवरीवन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ न्यू अफ्रीका इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन डायरेक्ट आ गया। प्रॉफिट लॉस भी बनाना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, दोनों है। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो इसमें बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, उसके साथ ही अप्रोप्रिएशन कंटिन्यू रहता है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो शेयर कैपिटल प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया 1/4/2023 का, हमें 31 मार्च 2024 को। तो ये ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, 75,000 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैश इन हैंड एट बैंक। एजेंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, मतलब ये पैसा हमें एजेंट से लेना है। फायर फंड मतलब प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बताया था आपको, और एडिशनल रिजर्व भी उसी का हिस्सा होता है। प्रॉफिट एज पर फायर रेवेन्यू अकाउंट, तो यहाँ रेवेन्यू अकाउंट बनाने नहीं बोला है, आप दीदी ध्यान से देखोगे उन्होंने प्रॉफिट निकाल के दे दिया है कि रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट कितना है। रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट है हमारे पास 11,13,963 रुपये, बहुत ही भयंकर है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया होगा जनरल वाला, उसका है। रेंट रेट्स और टैक्सेस है। ऑडिट फीस दिया हम लोगों ने, रेंट रेट टैक्सेस भी हमारा खर्चा है, ये दोनों इनकम है। जनरल रिजर्व आपको पता है रिजर्वेशन सरप्लस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जगह पे प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, मतलब ये पैसा हमें कस्टमर से लेना बाकी है। क्लेम आउटस्टैंडिंग मतलब ये पैसा हमने कस्टमर को देना बाकी है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स हमने एडवांस में पे करके रखा। फिर उसके बाद ये बस 3 ही एडजस्टमेंट है, छोटा क्वेश्चन ही है पेपर में, लेकिन फिर भी 16 मार्क के लिए आता है। इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड एट 55%, तो 55% भी इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन करना है, मतलब 55% हमें टैक्स निकालना है। जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए लेके जाएंगे, जो भी ये साल का प्रॉफिट होगा उसमें से 2 लाख रुपए हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। फिर प्रपोज डिविडेंड है 8%, तो 8% हमें डिविडेंड इस बार बांटना है, ऐसा प्रपोजल करना है और ऐसा प्रोविजन करना है। तो चलिए आइटम्स क्या क्या रहेगा उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। लेकिन अब आपको क्योंकि समझ में आ गया है कि इसमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो क्यों ना मैं आपको एक बार फिर से शेड्यूल दिखा दूँ। तो फर्स्ट लेट अस गो थ्रू द शेड्यूल फर्स्ट। आपको मैंने बोल के रखा हुआ है कि शेड्यूल आपको पढ़ के रखना है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख लेंगे। ये प्रॉफिट लॉस है, देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो तीनों बिजनेस से आएगा, फायर इंश्योरेंस से, मरीन इंश्योरेंस से, या फिर मिसलिनियस इंश्योरेंस से। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखना है। उसमें दो तरीके का इनकम है, एक तो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रहे तो भी आ जाएगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो भी उसमें आएगा, और इसके अलावा अदर इनकम है। तो टोटल 3 प्रकार के इनकम है, एक तो प्रॉफिट, दूसरा इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट है तो ले लो, और या फिर इन्वेस्टमेंट से किस तरीके का इनकम हो सकता है हमारा, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रेंट हो सकता है, तो ये सब ले लेंगे। ये टोटल हो जाएगा इनकम का। एक्सपेंस बहुत सिंपल है, पहला प्रोविजन है कि डाउटफुल डेट वगैरह इन्वेस्टमेंट का यदि वैल्यू कम होता है वो सब चीज़। एक टैक्सेशन का प्रोविजन यहाँ नहीं लिखते हैं, ऐसा इनका कहना है। अदर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस लाइन से लिखते जानी है, जो भी अदर एक्सपेंसेस है प्रोविजन के अलावा। उसके बाद जो इसका दो ही खर्चे के ग्रुप में उसका टोटल आएगा, इनकम में से हम ये खर्चे जो लिखे प्रोविजन और अदर एक्सपेंस करके उसको माइनस कर लेंगे, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम टैक्सेशन माइनस करेंगे, फिर हम लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे, ये साल का अप्रोप्रिएशन करेंगे। सर इतनी सारी बातें करेंगे, करके दिखाओ। मैं करके दिखाऊंगा, और आपके लिए बार बार फॉर्मेट तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो भैया डेली फॉर्मेट एक बार याद करके आता हूँ जब भी आपको पढ़ाना रहता है तो। ठीक है, तो चलिए हम अभी फॉर्मेट बना लेते हैं। सर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फॉर्मेट बनाएंगे पहले। तो पहले हम बनाएंगे फॉर्म बी पी एल। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन होने के बाद मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ, भले सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी लिए, लेकिन हमने रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तीनों का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो एडिशनल और क्वेश्चन है। हाँ उसमें एडजस्टमेंट रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल रहेंगे, तो आपको डील करना है। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी का नाम हमेशा ही लिखना होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है हमारा न्यू अफ्रीका इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर ये फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट रहता है, आपको अब क्लियर हो गया होगा अभी तक तो। फॉर्मेट बना लिए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन में। इसमें शेड्यूल नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने क्यों ही बना दिया शेड्यूल, शेड्यूल होता ही नहीं है, एक ही कॉलम रहेगा। ये बस 31 मार्च, कौन सा है भाई ईयर तो देखे ही नहीं, 31 मार्च 2024 है।
ये सब में दूसरे दूसरे डेट लिखे थे, मैंने सबको 24 कर दिया, लेटेस्ट लगना चाहिए। यहाँ पर्टिकुलर्स रहेंगे सारे। तो चलिए पहले इनकम लिखे थे हम इसमें, तो फॉर्मेट बना लेते फटफट फटफट। बेसिक तो पहला रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट से फिगर आएगा यहाँ पे। दूसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ रहेगा, एक रहेगा इंटरेस्ट रेंट एंड डिविडेंड। और दूसरा रहेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और इसके अलावा रहता है अदर इनकम। अब क्वेश्चन में देखेंगे कुछ है तो लिखेंगे। फिर ये टोटल हो जाएगा, हम टोटल ए बोलेंगे। फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। फिर इसमें हम अब इसके बाद एक्सपेंस का डिटेल लिखेंगे। कंटिन्यू ही कर देते फोर्थ। ये रहता है प्रोविजंस, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और दूसरा रहेगा अदर एक्सपेंस, ये क्वेश्चन में है, बाकी सबको अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। इसके नीचे ही लिखेंगे, तो दो तीन लाइन की, मेरे ज़्यादा नहीं है, मैंने पढ़ा ना आइटम, ऑडिट एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस ही दिया था, दो तीन लाइन ही आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा टोटल पी, है कि नहीं। फिर ए में से बी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। प्रॉफिट टैक्स के पहले की प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें से टैक्स माइनस करना पड़ता है, तो एक और फॉर्मेट ये ऐसे कंटिन्यू ही होगा। तो इसमें से फिर प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बेटा, 55% टैक्स हमें निकालना है। तो माइनस करने के बाद वाली फिगर लिखेंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो लिखेंगे। फिर हो जाएगा टोटल। इसमें से फिर हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे। अप्रोप्रिएशन में जो जो चीज़ें दिया रहेगा लिखेंगे एक 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 लाइन से। कुल मिला के ये एक मोटा मोटी फॉर्मेट है। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट तो मैंने बनाया, पर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, उसको भी दिमाग में रखते हुए कहाँ कितना जगह छोड़ना है ये भी ध्यान में रखना होता है। चलिए ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा फॉर्म बी, बैलेंस शीट, है ना। क्या, फिर से कंपनी का नाम क्या था भाई, न्यू अफ्रीका इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था क्या, यस चालू किया था। न्यू अफ्रीका इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर से यहाँ पे वही फॉर्मेट, इसमें शेड्यूल्स रहते हैं। ये रहेगा शेड्यूल, और ये रहेगा 31 मार्च 2024 का डेटा। फिर इसमें फॉर्मेट में आपको पता है, पहला रहता है जो पहले हम लिखते हैं वो रहता है सोर्सेस ऑफ फंड, और उसके बाद लिखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फंड, है कि नहीं। तो चलिए लिखेंगे इसमें हम सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद यहाँ एक और रहता है फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट। मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन में, पेपर में दिया नहीं है, फेयर वैल्यू चेंज कुछ रहा तो लिखते हैं। इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, डायरेक्ट आता है। ये शेड्यूल बनेगा पाँचवा या छठवा, इसका कुछ नहीं रहता। चौथा रहेगा बोरोइंग्स, फिर ये रहेगा सातवां, इसका टोटल यहाँ पे आएगा, उसको हम बोलते हैं
टोटल हो गया, और क्या बोलते हैं। फिर ये एप्लीकेशन ऑफ फंड बनेगा यहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ फंड में इसको ही कंटिन्यू करते हैं हम अभी। पहला रहता है इन्वेस्टमेंट, ये शेड्यूल नंबर 8। उसके बाद रहेगा लोन्स, ये 9। फिर रहता है फिक्स्ड एसेट्स, ये हो जाएगा 10। फिर रहेगा करंट असेट्स, इसमें 2 रहता है। पहला रहता है कैश एंड बैंक बैलेंस, ये रहेगा 11। फिर रहता है एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ये रहता है 12, ठीक है। फिर इसका टोटल, अब मैंने यहाँ जगह ही नहीं छोड़ा यार, टोटल कहाँ लिखूंगा, इधर बना लेते जगह। पहले तो यहाँ टोटल लिखूंगा मैं, जगह छोड़ के रखता हूँ। फिर मैं अपन यहाँ माइनस करेंगे भैया, अब इसके बाद नवा आइटम है जो करंट लायबिलिटीज़, इसका शेड्यूल बनाएंगे हम 13। फिर इसमें, अरे सॉरी, ये भी नहीं है, ये नौवा था। प्रोविजंस, इसका रहेगा 14। फिर ये जो रहेगा उसमें से जो यहाँ आएगा ना, उसमें से ये माइनस करेंगे, समझे क्या। 13 14 को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा ये रहेगा टोटल। इसमें फिर हम एक और ऐड कर देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये रहेगा 15। फिर ये जो आएगा वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फॉर्मेट ही बना रहा हूँ बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक 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 जो जो शेड्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी उस शेड्यूल लाइन से बनाते जाएंगे हम, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में और कोई डिटेल दिया नहीं है बच्चों, तो शेयर कैपिटल के लिए शेड्यूल नहीं बनेगा, डायरेक्ट लिख देंगे 9 लाख। वो डिटेल दिया है तो आप शेड्यूल बनाइए। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा हमें, तो चलिए रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल हम यहाँ बना लेते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल नंबर कौन सा देना पड़ेगा, 5 तो नहीं रहेगा, 6 रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें वैल्यू दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 75,000 ओपनिंग है। तो ओपनिंग तो, ये जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहले लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे हमने जगह छोड़े हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना 1/4/2023 का फिगर है ये, वो पहले यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वो फिगर कितना है देख लो, वो है 75,000, ठीक है। तो ये साल के टैक्स के बाद वाला जो प्रॉफिट है ये क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन वो ये साल का है, उसमें हम पिछले साल का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर दोनों साल का प्रॉफिट आ जाएगा, फिर हम बांटेंगे जहाँ जहाँ बांटना है उस प्रॉफिट को। ये आइटम हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,500, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब ये क्रेडिटर्स वगैरह में जाना है तो फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। चलो रिजर्व सरप्लस बना लिए। बोरोइंग्स कुछ है क्या क्वेश्चन में, देख लो। मेरे हिसाब से कुछ भी बोरोइंग्स नहीं है, तो ब्लैंक रहने वाला है वो, इसमें कुछ भी नहीं रहने वाला है, तो ये बनाएंगे नहीं अपन। इन्वेस्टमेंट है क्या कुछ देख लो, इन्वेस्टमेंट एक ही है, दूसरा कोई डिटेल है नहीं इन्वेस्टमेंट का, मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी डायरेक्ट लिख देंगे हम, समझे क्या। तो इसका भी शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन, लोन हमने दिया नहीं है, वैल्यू रहेगी इन्वेस्टमेंट में पर शेड्यूल नहीं बनाएंगे। फिक्स असेट है क्या, फिक्स एसेट चेक कर लो, वैसे तो दिया नहीं दिख रहा मेरे को फिक्स्ड एसेट। देखो कितना सिंपल बैलेंस शीट है, कुछ दिया ही नहीं है इसमें, बैलेंस शीट बनाने बोल दिया है। फिक्स्ड एसेट भी नहीं है, फिक्स एसेट की शेड्यूल नहीं बनाएंगे फिर अपन, ऐसी बैलेंस शीट जो फिक्स एसेट ही नहीं है, कितना बड़ा जोक हो जाता है। फिर करंट एसेट में देखो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस भी सिंगल बैलेंस दिया हुआ है देखो,
कैश एंड बैंक बैलेंस, इसका भी नहीं करना है, तो शेड्यूल मोस्टली बनाने ही नहीं है क्या रे? चलो उसका भी शेड्यूल नहीं बनाएंगे हम। एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट, ये तीनों रहेगा तो इसका बना ही डालते। एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट 12 शेड्यूल रहेगा, ये बस लास्ट के 3 बनाना है, 12, 13 और 14। तो ये यहाँ हो जाएगा शेड्यूल 6। फिर उसके बाद हम शेड्यूल नंबर 7 बना लेते हैं, 7 नहीं सॉरी, कौन सा था, 12, शेड्यूल नंबर 12, एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। फिर एक और बनेगा शेड्यूल नंबर 13, करंट लाइबिलिटीज। फिर एक बनेगा शेड्यूल नंबर 14, प्रोविजंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो पहले शेड्यूल बना लिए। ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा आपको, पढ़ते पढ़ते समझेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको समझेगा कि भाई कितने आइटम रहते हैं जो लिखने हैं नहीं लिखने हैं, शेड्यूल में कौन सा आएगा नहीं। नहीं समझे तो सभी बना दो शेड्यूल, 3-3, 4-4, 5-5 लाइन छोड़ दिया करो कि जी आप सरप्लस वगैरह में ज़्यादा छोड़ना, है आइटम तो लिखो, नहीं आइटम तो ब्लैंक रहेगा, उसमें क्या है, पर उसमें मेहनत लगेगा, ज़बरदस्ती टाइम पास होगा। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का फिगर लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये जाता है करंट लाइबिलिटी में 22,500। कैश इन हैंड एंड बैंक 1,82,462। या कैश एंड बैंक बैलेंस में लिख देंगे, शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। 1,82,462। एजेंट बैलेंस डेबिट बैलेंस है 20,000, तो ये एडवांसेस एंड अदर एसेट में जाएगा 20,000 एजेंट बैलेंस, तो यहाँ पे डेबिट है तो इधर, क्रेडिट है तो करंट लाइबिलिटी में। कितना अमाउंट है देख लो फिर से, 20,000। एडिशनल रिजर्व और फायर फंड, ये दोनों प्रोविजन में जाता है। फायर फंड और एडिशनल रिजर्व दोनों प्रोविजन में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 24 का, तो 10,35,603। एडिशनल रिजर्व ये 3,30,000, 10,35,603 था, और ये 3,30,000 हो गया। प्रॉफिट एज पर फायर रेवेन्यू अकाउंट 11,13,963, यहाँ लिख दो 11,13,963। देखो प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट, तो फायर रेवेन्यू अकाउंट से आया है 11,13,963 प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब कौन सा दिया नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,53,000 तो यही लिख दो 1,53,000। अब ये रेंट है कि ये क्या है वो दिया नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऊपर में 1,53,000। फिर ये टैक्स है, रेंट रेट टैक्सेस और ये ऑडिट फीस दोनों खर्चा है 73,304 और 36,000। तो यहाँ आएगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, और एक रहेगा ऑडिट फीस। रेंट रेट्स टैक्सेस कितना है 73,304, और एक हो गया 36,000, ये ऑडिट फीस हो गया। समझे, दो खर्चा लिखा मैंने। जनरल रिजर्व 4,50,000 है, और जनरल रिजर्व में चेंजेस भी होने वाले हैं, तो रिजर्व्स में तो लिखेंगे लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे। 4,50,000 आउटर में नहीं लिखना, इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसमें चेंजेस है। ये नीचे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा जनरल रिजर्व में चेंजेस है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो है आपका 36 लाख का, तो आप दिखा दीजिए इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में।
36 लाख का इन्वेस्टमेंट। फिर आपका जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है ये एसेट होता है, पैसा लेना बाकी है 22,300, तो ये हम एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट में लिख देंगे। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 22,300 रुपये पैसा लेना बाकी है। क्लेम आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है 1,04,000 रुपये, तो ये करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लेम आउटस्टैंडिंग 1,04,000 रुपये। एडवांस पेमेंट करके रख दिया 2.5 लाख रुपये, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, तो एडवांस फ्रॉम एडवांसेस में जाएगा। इनकम टैक्स 55% भरना है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे तब निकलेगा, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, तीनों बाद में होगा। तो चलो अब प्रॉफिट निकालने का समय आ गया है, तो इसमें इधर का अदर इनकम कुछ था नहीं, इसका टोटल निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर का समय आ गया भाई, तो 11,13,963 प्लस 1,53,000, ये हो जाएगा 12,66,963। फिर ये प्रोविज़न कोई दूसरा एक्सपेंस था नहीं, ये दोनों खर्चा है, ये दोनों खर्चे का टोटल देख लो 73,304 प्लस 36,000, ये हो गया बच्चों 1,09,304। तो ये खर्चे का टोटल हो गया। 12,66,963 में से माइनस कर दो 1,09,304, ये हो जाएगा प्रॉफिट 11,57,659। ठीक है, उसमें से टैक्स माइनस करना है 55%, तो 11,57,659 का मैं 55% ले रहा हूँ, तो ये आ गया बच्चों 6,36,712 रुपया। ये टैक्स है, ये माइनस हो जाएगा, तो 11,57,659 में से 659 में से 6,36,712 ये माइनस किया तो 5,20,947 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है लाइबिलिटी में जाता है 6,36,712, यहाँ पे लिखना भूलना नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था वो 6,36,712, क्योंकि लाइबिलिटी है वो, ध्यान में रखना ये चीज़ है, नहीं तो मिस हुआ तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। अब ये दोनों को ऐड कर दो, 5,20,947 प्लस 75,000, तो ये हो गया 5,95,947। अब अप्रोप्रिएशन करना है हमें सारे, अब अप्रोप्रिएशन के पॉइंट चेक करेंगे। तो पहला है भाई, ये तो हो गया, जनरल रिजर्व में 2 लाख ट्रांसफर करना है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 2 लाख रुपए तो भाई जनरल रिजर्व में चला गया, तो जनरल रिजर्व में ऐड कर दो, ऐड ट्रांसफर 2 लाख, इसका टोटल हो जाएगा 6,50,000, बराबर है कि नहीं? मतलब 2 लाख जनरल रिजर्व में बढ़ाया तो प्रॉफिट लॉस से कम हो जाता है उतना फिगर। फिर हमें बोला है क्वेश्चन में कि डिविडेंड देना है 8%, तो डिविडेंड हमेशा ध्यान, जो भी परसेंट दिया रहेगा ना आपको कैपिटल के ऊपर लगाना है, तो 9 लाख का 8% कितना हो जाएगा 72,000, डिविडेंड कैपिटल के ऊपर लगाते हैं, तो ये डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड है, मतलब दिया नहीं है, देंगा, प्रपोज्ड डिविडेंड 8%, तो ये कितना है 72,000 आया। ठीक है, 9 लाख शेयर कैपिटल है, उसका 8% 72,000 आएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा देखो 2,72,000, तो इसमें से वो माइनस कर दो, और ये 72,000 जो आया वो भी प्रोविजन में लिखना पड़ेगा तुमको, प्रपोज्ड डिविडेंड, डबल इफेक्ट बोलते हैं इसको, एक जगह से हटाए तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह जाना जरूरी है,
72,000। अब ये जो आया प्रॉफिट बचा हुआ लास्ट में, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बैलेंस शीट, बैलेंस है बेसिकली, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये साल का बैलेंस है वो। अब कितना रहेगा, 595, 947 में से ये तो गया 2,72,000, तो बचेगा 3,23,947, 3,23,947, तो वो यहाँ आएगा रिजर्वेशन सरप्लस में 3,23,947। ये प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है। इसका टोटल कर लेंगे हम अब। 6,3,9,00,000 कितना हो जाएगा, 73,947 दिख रहा है। 650 पर 10,3,23, ये हो गया 9,73,947। ये आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर दो। चलो टोटल बाद में करेंगे, सारे आइटम का कर लेंगे अब हम एक 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 एक। इसका टोटल कर लेंगे अब। ये देखो 2,50,000 प्लस 22,300 प्लस 20,000, तो गया 2,92,300। क्या ये एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट है, 2,92,300 यहाँ लिखेंगे, 2,92,300। लोन कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटी का टोटल कर लेंगे। ये देखो 1,26,500 दिख रहा है क्या, टोटल करोगे तो दिखेगा 1,26,500, तो ये करंट लाइबिलिटी में लिख दो। ये माइनस होने वाला है। उसके बाद प्रोविजन का टोटल कर लेंगे। प्रोविजन है बेटा, इसका टोटल 10,35,603 प्लस 3,30,000 प्लस 6,36,712 प्लस 72,000, ये रहेगा टोटल बेटा 20,74,315, 20,74,315, 20,74,315, ये भी माइनस होता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका टोटल करते हैं। तो 18,73,947, एक तो ये हो गया। इसका देखो 36 लाख, तो यही हो गया, प्लस 1,82,82,462 रुपये ऐड कर दो, प्लस 2,92,300 ऐड कर दो। ये टोटल आया, यहाँ लिख देते टोटल 40,74,762 रुपये टोटल आया। आप इसके नीचे लिख सकते, मेरे पास जगह नहीं करके मैंने वहाँ लिखा। उसमें से ये माइनस करना है दोनों, 1,26,500 माइनस 20,74,315, ये आ गया 18,73,947, वही यहाँ लिख देंगे 18,73,947। ये दिया नहीं रहता, पिछले एक्सपेंडिचर दिया रहे तो उसका एक शेड्यूल बना के आपको लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट हो गया मैच, ठीक है। तो ये था हमारा ऐसा क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट भी है, प्रॉफिट लॉस है। नॉर्मली यदि बड़ा क्वेश्चन है तो आइटम्स कम कम रहेंगे, तो भले ही शेड्यूल बनाना पड़ता है लेकिन वो आइटम कम रहता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आपने शेड्यूल लर्न कर लिया और आपको थोड़ा क्लिक हो गई, इसको कहाँ यहाँ लिखते इसको वहाँ लिखते, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ये चैप्टर इतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, नए नए चीज़ें हैं, आपको नई नई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप अल्टीमेटली आप अब 4th सेमेस्टर में आ चुके हो, ठीक है। तो इसमें आगे कोई भी डाउट रहेगा तो आप बताएंगे, मैं एक एक बार ऐसा डिस्प्ले कर देता हूँ आपके छपाई के लिए। ऐसा लिख सकते हो आप, ये रहा आपका शेड्यूल्स, बस इतने में ही ख़त्म हो गया था। चलिए ये वाले लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा अभी, वो आप देख लोगे तो मुझे लगता है अब आप पेपर के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। बचा हुआ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना, ओके। तो हम लेक्चर लेके आएंगे अभी, ये लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ओके। जितना शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और इफ़ यू आर अनसब्सक्राइब व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज
5th सेमेस्टर 6 सेमेस्टर्स एंड बाकी जो एग्जामिनेशन है, करियर काउंसलिंग है, मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को गाइड करूंगा। वीडियोस आने वाले हैं, वो सब देख के आप फ़ायदा उठा सकते हो। इवन हम बीकॉम के जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और कई सीए फर्म में उनको हम इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट करवाते हैं, जॉब लगा के देते हैं, जिससे उनकी हेल्प होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होता है। यदि आपको जॉब और ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं तो देन आप वो चीज़ भी हमसे पूछ सकते हो। एंड पूरा प्रैक्टिकल, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जितना ज़रूरत है उतना रटा दिए, वैसा कुछ नहीं है। पूरा एकदम तरीके से आपको जॉब के लिए रेडी करना, आपको जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट, हर चीज़ की पढ़ाई करवाना। ये हम लोग सीए लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि आपको फीस भरना है और टाइम पास करना है, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन है, जेन्युइन काम पूरा होता है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन गेट ट्रू काउंसलिंग, और आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब तो एकेडमिक चीज़ें हैं, ये सब तो करिकुलम में एग्जाम देना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके करियर के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।